मैं डॉक्टर इरशाद खानम स्वागत करती हूँ आप सभी का आपकी अपनी यूट्यूब चैनल आई लॉ टॉक्स पर। दोस्तों, आज का हमारा विषय भागीदारी संविदा अधिनियम यानी कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पार्टनरशिप साझेदारी के बारे में है। भागीदारी अधिनियम जो है 1932 के में बनाया गया था और ये कॉन्ट्रैक्ट का ही एक पार्ट था। जो हम भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की बात करें तो उसकी धारा 239 से लेकर तो धारा 266 तक को निरसित कर दिया गया था, ख़त्म कर दिया गया था और उसकी जगह एक अधिनियम बना दिया गया था जिसको कि हम भागीदारी यानी कि साझेदारी संविदा अधिनियम के नाम से जानते हैं। जो एलएलबी के स्टूडेंट्स हैं उनको पता है कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो दो हिस्सों में डिवाइड है, कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट और कॉन्ट्रैक्ट सेकंड। जो कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट है उसके अंदर 1 से लेके 75 तक की धाराएं दे रखी है जो कि सामान्य नियम कॉन्ट्रैक्ट के बताए हैं। और जो कॉन्ट्रैक्ट सेकंड है जिसको कि हम विनिर्दिष्ट या विशिष्ट संविदा या हम कह लें कि स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट है, तो वो पार्ट सेकंड है जिसको उन्होंने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। भारतीय संविदा अधिनियम 1872 उसी के अंतर्गत उन्होंने माल विक्रय अधिनियम 1930 दिया है। उसी का एक पार्ट है भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932। तो आज हम भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 के अंतर्गत ये पढ़ेंगे कि जो भागीदार हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में भागीदारी किसे कहते हैं वो मैं बता चुकी हूँ और भागीदारी की जो वो प्रकृति है उसका भी बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। आज हम देखते हैं भागीदारी के प्रकार। परंतु उसके पहले जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन कोने में दिया है, अगर आप उसको क्लिक कर देंगे तो मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं भागीदारी के प्रकार की। भागीदारी की संकल्पना को और अधिक समझने के लिए भागीदारी के विभिन्न किस्में, प्रकार ये समझना या इसका अध्ययन करना बहुत ही आवश्यक होता है। भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 की विभिन्न धाराओं में भागीदारी के जो प्रकार बताए हैं वो निम्न प्रकार के हैं। देखिए, भागीदारी को अगर हमें समझना है, भागीदारी के कॉन्सेप्ट को, पार्टनरशिप के कॉन्सेप्ट को अगर हमें अच्छे से समझना है तो हमें यह समझना पड़ेगा पहले कि भागीदारी जो है वो कितने टाइप्स की होती है या काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप के कितने प्रकार की होती है। उसके प्रकारों को हम अगर देखेंगे तो भागीदारी हमको अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो हम इसके पहला प्रकार देखते हैं, समय अवधि के आधार पर। भागीदारी कितने समय तक चलेगी इसके आधार पर 2 प्रकार दे रखे हैं। पहला सावधि भागीदारी और दूसरा स्वैच्छिक यानी कि इच्छाधीन भागीदारी। पहला देख लेते हैं हम सावधि भागीदारी। ऐसी भागीदारी जिसमें भागीदार करार द्वारा अवधि निश्चित करते हैं या ये आधार निश्चित करते हैं जिसके उत्पन्न होने पर भागीदारी समाप्त होगी, तो ऐसी भागीदारी सावधि भागीदारी कहलाती है। मतलब ऐसी पार्टनरशिप जिसके अंदर समय निश्चित कर दिया गया है कि 2 महीने के लिए, 1 महीने के लिए, 2 साल के लिए, अगर ऐसा एक निश्चित समय कर दिया है कि तब तक हमारी पार्टनरशिप रहेगी तो वो पार्टनरशिप कहलाती है सावधि भागीदारी। यदि हम समय निश्चित नहीं करते हैं और ये निश्चित कर देते हैं कि अगर ये फला काम हो गया या जो शर्त हम आधार हम बता रहे हैं, अगर एक निश्चित आधार हमने बता दिया, जैसे कि हमने अभी बारिश का सीजन है तो हम रेन कोट का एग्जांपल लेते हैं कि हमने एक रेन कोट को खरीदने की पार्टनरशिप करी है किसी के साथ, तो हमारा उससे एक तो निश्चित समय के या तो हम भागीदारी कर लें कि भाई हम सिर्फ 2 महीने तक ही आपसे रेनकोट खरीदेंगे, हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, या फिर हम ये कह लें कि बारिश का मौसम जब समाप्त हो जाएगा तब हमारी भागीदारी भी समाप्त हो जाएगी। तो ये आधार हो गया हमारा और एक अवधि हो गई। दूसरा है स्वैच्छिक यानी कि इच्छाधीन भागीदारी। इस भागीदारी का वर्णन जो है वो धारा 7 में किया गया है। इस धारा के अनुसार जहाँ की भागीदारों के मध्य हुई संविदा द्वारा उनकी भागीदारी की
अस्तित्व अवधि के लिए या उसकी भागीदारी के पर्यवसान के लिए कोई इच्छा निर्भर करती है, मतलब इच्छा पर निर्भर की गई है, तो भागीदारों की इच्छा पर ऐसी भागीदारी का आरंभ व समाप्ति कभी भी की जा सकती है। सबसे पहले में समय था, सेकंड में इच्छा है कि अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट पार्टनरशिप का किया गया है और पार्टनरशिप में दोनों के बीच में अगर कोई उस पार्टनरशिप को समाप्त करने के लिए या उसके अस्तित्व को समाप्त करने के लिए दोनों ने कोई भी एक इच्छा निर्धारित कर दी है, तो जैसे ही वो इच्छा होगी उसी के आधार पर भागीदारी का आरंभ और समापन दोनों ही होगा। अब हम देखते हैं इस धारा के अनुसार निम्न 2 स्थितियों में भागीदारी इच्छाधीन भागीदारी कहलाती है। पहला, जब भागीदारी के करार में भागीदार के चालू रहने के अवधि का स्पष्ट या गर्भित रूप से कोई उल्लेख नहीं किया गया हो। जब भागीदारी की जो पार्टनरशिप हो रही है उसके अंदर अगर उस पार्टनरशिप को आपको कब तक चालू रखना है या कब समाप्त करना है उसकी कोई निश्चित अवधि आपने स्पष्ट रूप से नहीं बताई है, तो इसका आशय है कि ऐसी भागीदारी भागीदारों की इच्छा के ऊपर निर्भर करती है। भागीदारों की इच्छा पर ऐसी भागीदारी का आरंभ और समापन दोनों किया जा सकता है। सेकंड है इसमें, जब भागीदारी करार में भागीदारी की समाप्ति के बारे में कोई आधार या कारण नहीं बताया जाता है कि अगर ये कारण होगा तो हमारी भागीदारी समाप्त हो जाएगी। ऐसा कोई कारण अगर पार्टनरशिप के अंतर्गत नहीं है तो भागीदारी करार करते समय ये निश्चित कर सकते हैं कि अमुक भागीदारी अमुक कारण के उत्पन्न होने पर समाप्त होगी, तो उस कारण के उत्पन्न होने पर ही वह समाप्त मानी जाएगी। यदि कारण नहीं है तो भागीदार जब चाहे भागीदारी को समाप्त कर सकते हैं। मतलब सिंपल सी बात उन्होंने कही है इच्छाधीन भागीदारी में कि इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है दोनों पक्षकारों की कि वो उसको ख़त्म करना चाहते हैं। कोई शर्त यहाँ नहीं है, कोई आधार यहाँ पर नहीं है, जो कि हमने पहले वाले पॉइंट में पढ़ा था। कौन सा पॉइंट में पढ़ा था हमने? सावधि भागीदारी में। तो जैसा वहाँ दिया था उसके विपरीत अगर कुछ होता है तो वह इच्छाधीन भागीदारी मतलब पूरी तरह से पार्टनरशिप की इच्छा के ऊपर डिपेंड करेगी। धारा 43 के अनुसार इच्छाधीन भागीदारी का विघटन कभी भी किसी भागीदार द्वारा अन्य सब भागीदारों को लिखित नोटिस देकर किया जा सकेगा। मतलब कि नोटिस देना यहाँ पर कंपलसरी हो गया। तथा फर्म उस तारीख से विघटित मानी जाएगी जो तारीख नोटिस में दी गई है। ठीक है, अब चूंकि ये इच्छाधीन भागीदारी है उसकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कब ख़त्म करना चाहता है, पर ख़त्म करने से पहले वो एक लिखित नोटिस देगा बाकी सारे भागीदारों को। और नोटिस देने के बाद नोटिस जो है वो कब से लागू माना जाएगी कि फर्म का जो है विघटन कब हो गया, कब समाप्त हो गई पार्टनरशिप, तो नोटिस में जो तारीख उसको समाप्त करने के लिए दी गई हो तब। एवं यदि नोटिस में कोई तिथि नहीं दी गई है तो उस तारीख से समाप्त मानी जाएगी, विघटित मानी जाएगी जिस तारीख से नोटिस सूचित किया गया है। ठीक है, 2 कंडीशन हो गई। सेकंड पॉइंट हम देखते हैं, कारोबार के आधार पर भागीदारों का वर्गीकरण कारोबार के आधार पर भी हो सकता है, जो इस प्रकार से है। कौन सा? एक सामान्य भागीदारी, ऐसी भागीदारी जो विशिष्ट भागीदारी नहीं है, सामान्य भागीदारी मानी जाती है। इस प्रकार ये ऐसी भागीदारी है जिसमें भागीदारी किसी विशिष्ट सहव्यवहार के लिए नहीं अपितु निरंतर कारोबार चलने तक चलती रहती है। जैसे 2 व्यक्ति पुस्तक विक्रय के कारोबार में भागीदारी करते हैं तो वह एक सामान्य भागीदारी होगी। क्यों? क्योंकि पुस्तकों का क्रय विक्रय जो है वो निरंतर चलने वाली प्रकृति का कारोबार है। पुस्तकें जो है वो हमेशा खरीदी व बेची जाती हैं। विशिष्ट भागीदारी कौन सी? धारा 8 के अनुसार जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के विशिष्ट उद्देश्यों में अथवा उपक्रमों में भागीदार बनाता है तो वो विशिष्ट भागीदारी कहलाती है। इस अर्थ में इस भागीदारी में साझेदार दूसरे व्यक्ति के साथ केवल कुछ या विशेष कारोबार या लेन देन के व्यवहारों के लिए ही सम्मिलित होता है। इसमें प्रत्येक कारोबार या व्यवहार के लिए नहीं। मतलब चूंकि अभी विशिष्ट भागीदारी है
तो किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिए, किसी विशिष्ट वस्तु के लिए, किसी विशिष्ट कार्य के लिए ही ये पार्टनरशिप होगी। जैसे एग्जाम्पल दिया उन्होंने, 2 व्यक्ति पुस्तक कारोबार से संबंधित भागीदारी कर रहे हैं। तीसरा व्यक्ति उनके साथ केवल RJS परीक्षा की गाइड बेचने के लिए पूंजी लगाकर सम्मिलित होता है। ठीक है, अब 2 लोग पार्टनरशिप कर रहे हैं, तीसरा व्यक्ति भी उनके साथ जुड़ गया। उसने बोला कि मैं एक विशेष कंपनी RJS परीक्षा गाइड में केवल उसी को बेचूंगा और उसी के लिए वो पूंजी लगाता। अब 3 व्यक्ति हो गए, तो तीसरा जो व्यक्ति है वो विशिष्ट भागीदारी हो गई उसकी, क्योंकि उसने एक विशेष पुस्तक के लिए ही भागीदारी की है, बाकी सारी पुस्तकों के लिए नहीं की है। इस प्रकार सामान्य भागीदारी तथा विशिष्ट भागीदारी में केवल इतना ही अंतर है कि सामान्य भागीदार में भागीदार उस फर्म द्वारा चलाए जा रहे प्रत्येक कारोबार में भागीदार माने जाते हैं तथा उन सभी व्यवसायों से उत्पन्न दायित्वों में उनका दायित्व बना रहता है। तो सामान्य जो भागीदारी है वो सभी जो भी कार्य होता है वो निरंतर चलने वाला कार्य के लिए सामान्य भागीदारी होती है। विशिष्ट भागीदारी जो है किसी एक विशेष कार्य के लिए ही होती है। और ये जो सामान्य भागीदारी है प्रत्येक कारोबार में वो वैसे उसके दायित्व और कर्तव्य वैसे ही होते हैं जैसे कि एक पार्टनरशिप में सब लोगों के होते हैं। और विशिष्ट भागीदारी में भागीदारी का जो दायित्व होता है वो केवल उस विशेष उद्यम, उस विशेष व्यवसाय, उस विशेष कार्य के लिए ही होता है जिसके लिए वो भागीदारी कर रहा है। अब भागीदारी का तीसरा आधार है वैधता के आधार पर। भागीदारी अधिनियम को कंपनी अधिनियम के साथ रखने पर भागीदारी को पुनः निम्न 2 प्रकार से समझा जा सकता है। अगर हम भागीदारी अधिनियम को कंपनी अधिनियम के साथ रखते हैं तो हम इसको 2 प्रकार से डिवाइड करेंगे। पहला, वैध भागीदारी। कोई भागीदारी वैध भागीदारी तब मानी जाती है जब वह कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 11 के अंतर्गत वह अवैध घोषित न हो, अर्थात ऐसी भागीदारी जिसमें भागीदारों की संख्या कम से कम 2 तथा अधिक से अधिक 20 भागीदार हो। इसके अलावा भागीदारी का निर्माण करते समय सभी भागीदार वयस्क होना चाहिए तो वह वैध भागीदारी मानी जाएगी, क्योंकि अवयस्क को निर्माण के बाद सभी भागीदारों की सहमति से प्रवेश दिया जा सकता है। मतलब कि भागीदारी का जब निर्माण हो रहा, पार्टनरशिप जब हो रही है तब सारे वयस्क होना चाहिए। एक बार आपका भागीदार पार्टनरशिप हो गई है उसके बाद आप जो है अवयस्क को भी इसके अंदर एंट्री दे सकते हो। अवैध भागीदारी, इसे अवैध संघ के रूप में अभिव्यक्ति किया गया है। कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 11 भागीदारी पर अंकुश लगाती है, जो वृहत भागीदारी है उस पर अंकुश लगाती है ताकि ऐसी भागीदारी का कंपनी अधिनियम में पंजीकरण कराया जा सके। धारा 11 में प्रावधान है कि यदि किसी भागीदारी में अधिकतम भागीदारी 20 से अधिक हो जाते हैं तथा उन्होंने कंपनी अधिनियम के अंतर्गत उसका पंजीकरण नहीं कराया है। अब जब आप कंपनी अधिनियम पढ़ेंगे तो कंपनी भी क्या है, भागीदारी का ही एक रूप है, उसमें भी सब लोग मिलके एक कंपनी का निर्माण करते हैं। तो यहाँ जो भागीदारी की वैधता आधार बता रहे हैं, वैधता के आधार पर, तो हमने इसको कंपनी अधिनियम के साथ, मतलब कॉन्ट्रैक्ट का आपका जो भागीदारी अधिनियम है वो तो ऐड है ही, पर साथ में हमने इसको कंपनी अधिनियम से भी ऐड कर लिया है। तो कंपनी अधिनियम के अंतर्गत वैध भागीदारी और अवैध भागीदारी बताई गई है। तो वैध भागीदारी कंपनी अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत जब 2 से अधिक या 20 जब बैंकिंग का कोई व्यवसाय किया जाता है तो उसमें कम से कम 10 भागीदार होना आवश्यक होते हैं। और अवैध भागीदारी, तो अवैध भागीदारी में ये कहा गया उसी की 11 धारा में कंपनी अधिनियम की कि वृहत भागीदारी पर अंकुश लगाती है ये। क्यों? क्योंकि इसका भागीदारी का कंपनी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकरण करवाया जा सके। अगर आप किसी चीज़ का रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं, अगर आप कोई सोसाइटी बना रहे हैं, कोई कंपनी बना रहे हैं, कोई पार्टनरशिप का कार्य कर रहे हैं और उसके अंदर अगर आप पंजीकरण कराते हैं तो आपकी जो संस्था है, जो आपका बिजनेस है, वो लीगल तरीके का हो जाता है। यदि किसी भागीदारी में अधिकतम भागीदार 20 से अधिक बैंकिंग व्यवसाय की दशा में 10 से अधिक हो जाते हैं तथा उन्हें कंपनी अधिनियम के अंतर्गत उसका पंजीकरण नहीं कराया है तो ऐसी जो साझेदारी होती है वो अवैध कहलाती है। तो हमने
वैध और अवैध साझेदारी पढ़ ली है और इसके अंतर्गत उसको जुर्माना 1000 रुपये तक का हो सकता है। इस प्रकार धारा 30 के अंतर्गत किसी भागीदार को भागीदारी में शामिल किया जा रहा है तो उसे भागीदारों की सहमति आवश्यक है, वरना उसका प्रवेश अवैध होगा। इसके अतिरिक्त अगर भागीदार का कारोबार का उद्देश्य जो है वो भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 23 में वर्णित विधि विरुद्ध उद्देश्यों से संबंधित है, मतलब ऐसा कोई व्यवसाय है जो विधि के विरुद्ध किया जा रहा हो, तो ऐसे भागीदारी भी अवैध भागीदारी कहलाती है। जैसे बिना लाइसेंस से प्राप्ति के गोला बारूद, हथियार बनाना, अफीम बनाना, वेश्यालय चलाना आदि। इसी प्रकार यदि भागीदारी फर्म में कोई ऐसा भागीदार है जो शत्रु राष्ट्र का नागरिक है एवं एक को छोड़कर सभी भागीदार दिवालिया हो जाते हैं, तो ऐसी भागीदारी भी अवैध भागीदारी होने से भागीदारी नहीं माने जाएगी। तो दोस्तों, आज हमने भागीदारी यानी कि साझेदारी अधिनियम 1932 के अंतर्गत भागीदारी के जो प्रकार है उसके बारे में हमने पढ़ा है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है, टॉपिक पसंद आते हैं तो लाइक, कमेंट्स और शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।